ग्रेट क्लास। आज हम आपका हिस्ट्री का लेसन 3 शुरू करने जा रहे हैं। रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। अभी हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। सेकंड में आप देख चुके हो, लास्ट में हमने पढ़ा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो प्रेसिडेंसी जो शहर बनाए थे उसमें उसने गवर्नर जनरल और उनके अंडर गवर्नर और हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर जो है वो अपॉइंट किया। अब यहाँ पर हम देखें कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाने के लिए कंपनी ने क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी बिकम्स द दीवान। आफ्टर द वॉर ऑफ बक्सर, कंपनी को जो बेटा बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी मिल चुकी थी 12 अगस्त 1765 को। और मुग़ल एम्पायर जो बहादुर शाह जफ़र थे अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल, उन्होंने इसको अपॉइंट किया। और जो एक्चुअल इवेंट्स है बेटा, जो ये दीवानी देने का जो एक इवेंट हुआ था, उनको दीवानी दी गई थी, ये टू प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव टेंट। रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, एक छोटे से तंबू में, जहाँ पे सिर्फ ये कुछ गिने चुने ए फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेस, कुछ इंग्लिश मैन, कुछ यूरोपियन और कुछ इंडियन वहाँ पे विटनेस थे। बट इन द पेंटिंग, जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, इसमें इन ग्रांड सेटिंग द पेंटर वॉज कमिश्नड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द जो है द पेंटिंग अबाउट द इवेंट्स शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेजन, एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी दी जा रही है। ये भव्य, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था बेटा, कुछ ही लोगों की विटनेस के तौर पे ये दीवानी इनको दी गई थी, इतना जो मैजेस्टिक ओकेजन नहीं हुआ था। ये तो एक पिक्चर्स पेंटर्स ने बनाई है, कमिश्ड बाय क्लाइव, जो क्लाइव इसको अपॉइंट किया था टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव इज़ लाइफ, जो क्लाइव की लाइफ के मेमोरेबल यादगार इवेंट्स को जो पेंटिंग, क्योंकि उनको तो बड़ा चढ़ाकर दिखाना होता था, तो उन्होंने इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया, जबकि ऐसा नहीं था। तो द ग्रांट ऑफ दीवानी वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेज, ब्रिटिश इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना रही है दीवानी मिलना इनको। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ, अब ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द, जो ज़मीन इनको मिली थी, जो क्षेत्र इनको मिले थे, वहाँ पर ये मुख्य जो है राजस्व प्रशासन इनको मिल चुका था। नाउ इट हैड टू थिंक एडमिनिस्ट्रेट द लैंड, अब इनको उस ज़मीन पर शासन चलाना था। ऑर्गेनाइजिंग रेवेन्यू सोर्सेज, अपने राजस्व स्रोतों को ऑर्गेनाइज करना था उनको व्यवस्थित रूप से, ये और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और रेवेन्यू सोर्सेज चाहते थे। दिस हैड टू बी डन इन ए वे, ये इसी वे में हो सकता था दैट कुड yield इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, और ये तभी कंपनी अपने बढ़ते हुए खर्चों को पूरा कर सकती थी, उसे और ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था। ए ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट, एक व्यापारी कंपनी को ये भी इंश्योर करना था, ये भी देखना था कि वो क्या तो चीज़ें प्रोडक्ट वहाँ पे खरीद सकती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, क्या वो बेच सकती है जो वो चाहती है, उन्हें क्या भारत में ख़रीदना है और क्या बेचना है, उन्हें ये भी इंश्योर करना था। ओवर द ईयर, कुछ सालों बाद कंपनी ऑल्सो लर्न, कंपनी ने ये भी देखा इट हैड टू बी मूव विद सम जो है इस कंपनी ये मानती थी एलियन पावर, कंपनी अपने आप को बाहरी ताकत मानती थी, और इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग पहले से शासन चला रहे हैं उन्हें पैसिफाई, उन्हें भी शांत करना जरूरी था। सीधा कंपनी ताकत के दम पर अपना रूल नहीं कर सकती थी, उन्हें पता था इस बात का। तो एंड इंजॉय अथॉरिटी इन प्रेस्टीज, कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांव में जिनकी अथॉरिटी भी थी और प्रेस्टीज थी, सम्मान था, और जो पहले से रूल कर रहे थे उन लोगों को भी कंपनी को देखना था। तो दोज हु हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, तो वो लोकल पावर को कंट्रोल तो कर सकती थी बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन उनको हटाना बहुत मुश्किल था। थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पुराने शासक रूलर को हटाना इम्पॉसिबल था। हाउ वॉज दिस टू बी डन, अब वो कंट्रोल कैसे कर सकती थी, ये काम कैसे किया जा सकता था। इन दिस चैप्टर वी विल सी, हम इस लेसन में यही देखेंगे कि कंपनी ने कैसे कंट्री साइड जो कॉलोनलाइज है, उपनिवेश बनाए देहातों को, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सोर्सेज, कैसे अपने राजस्व स्रोतों को जो है ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्थित किया, लोगों के राइट्स को कैसे रीडिफाइन किया, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वर्क, कैसे जो फसलें वो चाहती थी उन्हें प्रोड्यूस करवाया। रेवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान, ये तो पता ही है कंपनी दीवान बन चुकी थी, लेकिन अभी भी इट सेल्फ प्रिमली एज ए ट्रेडर, कंपनी अभी भी अपने आप को एक व्यापारी ही मानती थी भारत में, और उसे वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम, और लार्ज रेवेन्यू इनकम वो चाहती थी बट वाज अनविलिंग टू सेटअप, लेकिन वो हिचकिचा रही थी बेटा कोई रेगुलर सिस्टम असेसमेंट और कलेक्शन,
जो रेवेन्यू जो है उसे उसके लिए कि व्यवस्थित उसका आकलन करना, उसका कलेक्शन कैसे हो, कैसे रेवेन्यू लगाए जाएं, कैसे इकट्ठे किए जाएं। अभी एक नई रेगुलर सिस्टम जो है वो सेटअप करने में हिचकिचा रही थी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज कुड एंड बॉय फाइन कॉटन, और वो चाहती थी जो उसके रेवेन्यू इंक्रीज़ हो, और जो रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और बढ़ी हुई इनकम से वो क्या कर सकते हैं, फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ्स है वो चीप रेट पर परचेज़ करेंगे, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। विद इन 5 या 5 सालों के दौरान द वैल्यू ऑफ गुड्स बाउट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। बंगाल से जो कंपनी चीज़ें खरीदती थी उनकी वैल्यू डबल हो गई। 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया। ये बेटा 1765 आएगा बुक्स में। 1860 बक्सर के युद्ध के बाद को पता दीवानी मिल चुकी थी, और उससे पहले जो कंपनी है वो कोई भी गुड्स परचेज करती थी, कोई भी चीज़, तो वो गोल्ड और सिल्वर कोइन बदले में जो है ब्रिटेन से इंपोर्ट करती थी और उसकी पेमेंट देती। लेकिन द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, अब बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी, उसको इनकम मिलने लगी बंगाल से, तो अब गुड फाइनेंशियल द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। अब यहीं से वो अपने खर्चे पूरे कर सकती थी। कोई भी गुड्स परचेज करनी थी एक्सपोर्ट के लिए तो उन्हें गोल्ड और सिल्वर कोइन मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी, इससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कंपनी का सारा कंट्रोल बंगाल पर हो चुका था, रेवेन्यू सोर्सेज उनके हाथ में चले गए। तो बंगाल इकोनॉमी है बेटा वो फर्स्ट फेसिंग ए डीप क्राइसिस, एक गहरे संकट से गुजर रही थी। आर्टिशंस वर डिजर्टिंग विलेज, क्योंकि जो कारीगर थे, छोटे मोटे काम करने वाले, बुनकर, गरिया, वो लोग क्या है विलेज को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें मजबूर किया जाता था। दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स, कि अपने गुड्स, अपनी चीज़ों को वो कंपनी को लो प्राइसेस पर बेचें, जिससे कारीगरों ने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। पीजेंट जो फार्मर थे बेटा वो भी वर अनेबल टू पे द ड्यूज, वो भी लगान नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि डिमांडेड फॉर देम, जो उनसे डिमांड की जा रही थी। आर्टिशनल प्रोडक्शंस वॉज डिक्लाइन, कारीगरों का जो उत्पादन था वो भी डिक्लाइन होने लगा। एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शॉर्ट साइन ऑफ कोलाप्स, जो खेती थी वो भी लगभग चौपट हो गई थी बेटा। कोलाप्स होता है डह जाना, ख़त्म हो जाना। तो 1770 में टेरिबल फेमाइन, बंगाल में खतरनाक अकाल भी पड़ा बेटा, सूखा पड़ा, जिसमें 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन लोग हैं वो मारे गए, और जो 1/3 पॉपुलेशन है वो अब लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो सिचुएशन आप देख रहे हो कंट्री साइड की जो है लगभग बुरी थी बेटा। ये मार्केट का सीन है मुर्शिदाबाद का। पीजेंट्स, आर्टिशंस रूरल एरियाज़ के बेटा रेगुलर आते थे, वीकली मार्केट लगता था। आप देख रहे हो पहले बड़ी रौनक होती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ये पूरा मार्केट जो है खाली हो गया था। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, द कंपनी इकोनॉमी को है जो बेटा वो नष्ट होती जा रही थी। कुड द कंपनी भी सर्टेन, तो कंपनी कैसे अपने जो रेवेन्यू इनकम है उसको बढ़ा सकती थी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड, मोस्टली कंपनी अधिकारियों को लगता था कि ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, खर्चा करना ज़रूरी है, और हमें एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, हमें लोगों को इंकरेज करना होगा, उत्साहित करना होगा कि वो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे, उसको इम्प्रूव करें। पर ये हो कैसे सकता था? 2 दशकों तक इस पर डिबेट हुई, इस क्वेश्चंस पर। द कंपनी जो फाइनली इंट्रोड्यूस द सॉल्यूशन निकाला वो था परमानेंट सेटलमेंट। अब 3 सेटलमेंट पढ़ोगे बेटा, परमानेंट, महालवारी और मुंड्रो। ये 3 सिस्टम जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए विलेजेस में। आप देख तो कंपनी ने क्या था बेटा, 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस जो आप देख रहे हो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको। द टर्म ऑफ द सेटलमेंट क्या थी बेटा, फर्स्ट तो ये थी द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जो गांव के राजा थे, जो तालुकदार थे, उनको जमींदार बना दिया गया, और उन्हें कहा गया टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, कि किसानों से वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी रेवेन्यू, और कंपनी को वो रेवेन्यू जो है वो जमींदार पे करेंगे, किसानों से लेकर कंपनी को जमींदार देंगे जो राजा तालुकदार होते थे। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड, जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था बेटा, ध्यान रखना, इसमें जो रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया था कि कंपनी को कितना हिस्सा मिलना है। 10/11 होता था ये। इन फ्यूचर कोई भी उसमें इंक्रीज जो है कभी भी उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो, इससे उनको लगा, इन्होंने इंश्योर हो गया रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, कंपनीज ऑफ जो है उनको इनकम का एक रेगुलर फ्लो मिल चुका था। एट सेम टाइम जो है जमींदारों को भी इंकरेज किया गया था कि वो भी इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूव जमीन में सुधार के लिए इन्वेस्टमेंट करें। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, स्टेट की तरफ से जो रेवेन्यू की डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं की जाएगी, जिससे ज़मींदारों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू तो उतना ही रहेगा, लेकिन ज़मींदारों को बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से बेटा नाम से पता चलता है परमानेंट का मतलब रेवेन्यू इसमें फिक्स्ड हो गया था, और रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता था, जमींदार, और कंपनी को पे करता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। अब प्रॉब्लम हुई बेटा परमानेंट सेटलमेंट में, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक तो कंपनी ऑफिशियल्स को जल्दी ये लगा कि जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ जमीन लैंड,
जो जमींदार है ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे, और जो रेवेन्यू है वो फिक्स्ड था और सो हाई, वो बहुत ज़्यादा होता था। जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, जमींदारों को दिक्कत आती थी, मुश्किलें आती थी उसको पेमेंट करने में। एनीवन हु फेल्ड, जो जमींदार फेल्ड हो जाता था पेमेंट पे द रेवेन्यू, तो वो अपनी लॉस्ट हिज जमींदारी, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस जमींदारी, बहुत सारे जमींदारों को जो है अपने जो है कंपनी को अधिकार बेचने पड़े। फर्स्ट डिकेड, शुरुआती सालों में 19th सेंचुरी में सिचुएशन चेंज हुई। प्राइसेस इन द मार्केट रोज, बाज़ार में चीज़ों के रेट बढ़ने लगे। कल्टीवेशन जो है वो एक्सपेंडेड हुआ, खेती जो है बढ़ने लगी, और जिससे कि बेटा इनकम और जमींदारों की तो इनकम बढ़ी बेटा, लेकिन कंपनी को बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने तो रेवेन्यू फिक्स कर रखा था, अब उसको बढ़ा नहीं सकते थे, तो इससे कंपनी को लॉस हुआ। द जमींदार डिड नॉट हैव, इसके बावजूद भी जमींदार इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, उन्हें बेनिफिट हो रहा था, तब भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट द लैंड की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं किया। सम हैड लॉस देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट के कुछ सालों के बाद कईयों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी। जो नए थे वो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट, उन्हें लगता था कि जब बिना किसी मुसीबत के और इन्वेस्टमेंट के जब उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों ज़मीनों पर इन्वेस्टमेंट करें। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड, कुछ उन्होंने किराए पे देनी शुरू कर दी, किराया मिलता था उन्हें खुद इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, किसानों को किराए पे देने लगे। दूसरी तरफ इन द विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली अप्रेसिव, जो कल्टीवेटर थे किसान थे उन्हें ये ऑप्रेसिव दमनकारी दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो रेंट था वो जमींदार जो रेंट पे ज़मीन देते थे वो वेरी हाई होता था। हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर, और किसानों का ज़मीन पर राइट भी, क्योंकि ज़मीनें उनसे कभी भी छीनी जा सकती थी, इनसिक्योर था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लैंडर, और रेंट देने के लिए कई बार उन्हें मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता था, और जब वो लोन नहीं रेंट पे नहीं कर पाते थे तो इवेक्टेड होता है बेदखल कर देना, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, जो उन्हें पुश्तैनी ज़मीन थी, जो उनकी पीढ़ियों से चली आ रही है जनरेशन, जो उनके बाप दादाओं की ज़मीन थी वो बेदखल। अब न्यू सिस्टम डिवाइस हुआ बेटा 19th सेंचुरी में, कंपनी ऑफिसर्स को ये लगा कि द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन, फिर से चेंज करने की ज़रूरत है। हाउ कुड रेवेन्यू फिक्स परमानेंटली एट ए टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी, क्योंकि जो फिक्स्ड हुआ था कंपनी को, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा खर्चों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने रेवेन्यू जो सिस्टम है उसमें चेंज करना शुरू कर दिया। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी इलाके थे बंगाल के बेटा, मोस्टली गांव थे जो यूपी में है एट प्रेजेंट, उसमें जो होल्ट मैकेंजी की इंग्लिश मैन है एक न्यू डिवाइस, एक नई व्यवस्था शुरू की 1822 में, जिसे महालवारी सिस्टम कहा जाता है। उसे उनका मानना था कि द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट, जो गाँव होते हैं वो सामाजिक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था होते हैं नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के, उत्तरी भारत के, और उन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में कलेक्टर थे जो बेटा जिला अधिकारी होते थे, वो गांव में जाते थे और ज़मीन को इंस्पेक्टिंग करते थे, जांचते थे, मेजरिंग द फील्ड, खेतों को मापते थे, और रिकॉर्डिंग द कस्टम, लोगों के राइट्स और रीति रिवाजों को भी रिकॉर्ड करते थे। जो रेवेन्यू था प्लॉट का बेटा, वो हर एक गाँव अलग अलग प्लॉट का एक जोड़ के फिर वो कैलकुलेटर जो किया जाता है हर गांव के लिए, जो फिक्स कर दिया जाता था उसकी पर ज़मीन के हिसाब से, और वो जो डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड, और वो आपके बार फिक्स नहीं की गई, उसको रिवाइज किया जा सकता था। रेवेन्यू जो थी वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता था, और जो चार्ज है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, यहाँ पे जमींदार कलेक्ट करते थे, यहाँ पे हेड ऑफ द विलेज गांव का मुखिया था वो कलेक्ट करेगा, और इस सिस्टम को कहा गया महालवारी, क्योंकि बेटा गांव को उस समय इम्प्लीमेंट हुई थी, इस सिस्टम का नाम था महालवारी। नेक्स्ट मुंडो सिस्टम इस साउथ में इम्प्लीमेंट हुई थी, और इसको क्या था जो है टॉमस मुंडो ने, इससे पहले रीड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे बेटा, टीपू सुल्तान के साथ जब युद्ध हुआ था कंपनी का, तो जीते गए क्षेत्रों में इन्होंने रीड ने वहाँ पे सिस्टम शुरू किया था, लेकिन छोटे लेवल पर, और टॉमस मुंडो ने इसको लार्ज स्केल पर जो है वहाँ पे, क्योंकि बेटा साउथ में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं होते, तो यहाँ पर जो है कल्टीवेटर्स को ही जो है टिल द लैंड फॉर जनरेशन, जो पीढ़ियों से खेत को जोत के आ रहे थे उन्हीं को ये राइट दे दिया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देंगे। यहाँ पे ना तो हेड ऑफ द विलेज को दिया गया ना जमींदार को, किसान खुद अपनी खेतों में जो फसल है उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू पे करेंगे, क्योंकि बेटा उनके फील्ड को जो है केयरफुली सेपरेटली सर्वेड, उनका मानना था कि रेवेन्यू जो आकलन से पहले उनके खेतों को अलग अलग जो है केयरफुली मेजरमेंट करना जरूरी है। मुन्नो को ये भी मानना था द ब्रिटिश शुड एक्ट, कि उनको एक पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। जो रैत्स हैं, किसान हैं, रैत बेटा साउथ में किसानों को रैत कहा जाता है, और उनके अपने अंडर में उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑल वॉज नॉट वेल, तीनों सिस्टम आप पढ़ चुके, तीनों ही ठीक नहीं थे बेटा। कुछ सालों के बाद जो सिस्टम है इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट, ये तो साफ पता चल रहा था कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं था। डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, जो रेवेन्यू था ऑफिशियल फिक्स टू हाई, ये रेवेन्यू डिमांड
पीजेंट्स वर अनेबल टू, रेवेन्यू तीनों में ही ज़्यादा होता था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, वो उसे पे नहीं कर पा रहे थे। रेस्ट फ्लेड द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर किसान भाग रहे थे। और विलेजेस हैं बिकेम डेजर्टेड इन मैनी, बहुत सारे क्षेत्र हैं वो वीरान हो गए थे, तो वहाँ पे कोई भी रौनक नहीं रही, सभी के लोग गाँव को छोड़कर भाग गए। ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड दैट न्यू सिस्टम वुड अफसरों को लगा था कि जो न्यू सिस्टम उन्होंने शुरू किया है वो ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स, उन्हें एक अमीर किसान में बदल देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स तीनों सिस्टम आपके हो चुके हैं, तीनों आप ध्यान से पढ़ोगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको लेसन करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।